हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 28th पार्ट ऑफ आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज। मैंने फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट किया था और देखते ही देखते 28th पार्ट तक पहुंच गई हूं। 600 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं इन लेक्चर्स में। 1000 क्वेश्चन का मैं टारगेट लेके चली थी। मोर देन 50% का टारगेट अब मेरा पूरा हो गया है और ये पॉसिबल हो पाया है जस्ट बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट। आप लोगों से मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है और मैं वीडियो डालती रहती हूँ। तो बस ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिए और मैं भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो लाती रहूंगी। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरी ये जो वीडियोस है ये अपने तक ही मत रखिएगा। अगर आपके नोन में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव में या नेबर में कोई भी स्टूडेंट कॉमर्स स्ट्रीम का हो, चाहे वो 11th-12th का हो या ग्रेजुएशन, मास्टर्स या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो ये वीडियो सीरीज उसके साथ जरूर शेयर करिएगा। तो बस मुझे आपसे इतनी सी हेल्प चाहिए। सो कीप शेयरिंग, राइट। चलिए फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, A firm is said to be financially unleveraged firm if the firm has। एक फर्म जो है उसे फाइनेंशियली अनलिवरेज फर्म, यहाँ पे एक टर्म आया है, एक फर्म है, इसे फाइनेंशियली अनलिवरेज्ड टर्म तब कहेंगे इफ द फर्म हैज, अगर फर्म में ओनली एक्सटर्नल इक्विटी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन के कैपिटल स्ट्रक्चर में केवल एक्सटर्नल इक्विटी हो, या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर में केवल ओनर्स इक्विटी हो, या बोथ एक्सटर्नल इक्विटी एंड ओनर इक्विटी हो कैपिटल स्ट्रक्चर में, या फिर केवल इक्विटी शेयर कैपिटल हो कैपिटल स्ट्रक्चर में। तो इन ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है किस कंडीशन में फर्म को फाइनेंशियली अनलिवरेज फर्म कहा जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने से पहले मैं ये जो टर्म है ना कैपिटल स्ट्रक्चर, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। कैपिटल स्ट्रक्चर एंड अनलिवरेज फर्म, ये होता क्या है, फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद ही कर लेंगे। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर दो वर्ड से मिलकर बना है, कैपिटल एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, कैपिटल मतलब पूंजी, ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, ढांचा। यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा कैपिटल है, पूरी पूंजी है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कितना डेब्ट का पार्ट है, कितना इक्विटी का पार्ट है। ठीक है, तो उसका कॉम्बिनेशन क्या है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। ठीक है, यूज बाय द कंपनी टू फाइनेंस इट्स ऑपरेशन। ऑर्गेनाइजेशन अपने, अच्छा ये इक्विटी है, ई। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑपरेशन को फाइनेंस करने के लिए जो भी डेब्ट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन यूज करती है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। इसको कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, इसमें डेब्ट मतलब क्या है, डेब्ट मतलब डिवेंचर, डेब्ट मतलब बॉन्ड, लोन, जो लॉन्ग टर्म लोन है उन सबको डेब्ट कहते हैं। इक्विटी मतलब स्टॉक। ठीक है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग, ये सब इक्विटी का पार्ट है। ठीक है, तो दिस इज कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक होता है लिवरेज्ड और एक होता है अनलिवरेज्ड। तो लिवरेज फॉर्म किसे कहते हैं, लिवरेज फॉर्म वो फॉर्म होती है विच ऑपरेटिंग विद द यूज ऑफ बोरोड मनी। लिवरेज फॉर्म वो फॉर्म होती है जो बोरोड मनी का यूज करके अपने ऑपरेशन को फाइनेंस करती है। बोरोड मनी मतलब डिवेंचर या बॉन्ड के फॉर्म में फंड रेज करती है। ठीक है, और अनलिवरेज फॉर्म क्या होती है, अनलिवरेज फॉर्म वो होती है विच इज ऑपरेटिंग विदाउट द यूज ऑफ बोरोड मनी, जो बोरोड मनी का यूज नहीं करती, बॉन्ड या डिवेंचर वगैरह का यूज नहीं करती, अनलिवरेज फॉर्म। इस क्वेश्चन में आपसे अनलिवरेज फॉर्म के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आप खुद ही आंसर कर सकते हैं इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अनलिवरेज फॉर्म में किसी फर्म को अनलिवरेज फर्म तब कहेंगे इफ द फर्म हैज ओनली ओनर्स इक्विटी। अगर फर्म में केवल ओनर्स इक्विटी है, कोई भी बोरोड फंड नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनलिवरेज फर्म। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। द टर्म ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर implies that combination of external equity and internal equity at which, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, ये जो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है इसका मतलब है कि जो कॉम्बिनेशन है एक्सटर्नल इक्विटी का और इंटरनल इक्विटी का जो कॉम्बिनेशन है,
उस कॉम्बिनेशन पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैक्सिमम होता है, या वैल्यू ऑफ फर्म मिनिमम होती है, या मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर की सिचुएशन में क्या होता है। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर तो अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? इट इज अ मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड, ठीक है, जैसे डिबेंचर है, बॉन्ड है, ठीक है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड एंड इक्विटी शेयर कैपिटल का कॉम्बिनेशन, दिस इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ये ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, यहाँ पर टर्म यूज हुआ है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर वो परफेक्ट बैलेंस है बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी। डेब्ट एंड इक्विटी का वो परफेक्ट बैलेंस है विच मैक्सिमाइजेज द वेल्थ एंड वर्थ ऑफ द कंपनी। वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन डेब्ट और इक्विटी का जो मैक्सिमाइज करे वेल्थ ऑफ द कंपनी, जो कंपनी की वेल्थ को मैक्सिमाइज करे। ठीक है, वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का क्या मतलब है? वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के 2 मतलब हैं। पहला मतलब क्या है? जिस कैपिटल स्ट्रक्चर पे मार्केट वैल्यू पर शेयर इज मैक्सिमम, ठीक है, जिस कैपिटल स्ट्रक्चर पे मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ द फर्म इज मैक्सिमम, उसको हम ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कहेंगे। या जिस कैपिटल स्ट्रक्चर पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमम हो, तो उसको हम ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कहेंगे। तो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर पे ये 2 चीजें होती हैं, 2 कंडीशन होती है। एक मार्केट वैल्यू पर शेयर मैक्सिमम होती है एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होती है। तो अब मेरे ख्याल से आप ऑप्शन देख के बता सकते हैं कि विच वन इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? मिनिमम। किस पे? ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर पे, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेट इनकम अप्रोच टू कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन वाज प्रपोज बाय। जो एनआई अप्रोच था, नेट इनकम अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन का, वो किसने दिया था? वो जेई वॉल्टर ने दिया था, मिलर एंड और ने दिया था, सोलोमन ने दिया था, या डी ड्यूरेंट ने दिया था? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो जब आपने कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो वहां पे देखा होगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर के 4 अप्रोचेस थे। आपने कैपिटल स्ट्रक्चर के 4 अप्रोचेस पढ़े होंगे। 4 अप्रोचेस कह लीजिए या 4 थ्योरी कह लीजिए। ठीक है, क्या क्या थ्योरी थी? चलिए रिवाइज कर लेते हैं। याद आ रही है कौन कौन सी थ्योरीज पढ़ी थी कैपिटल स्ट्रक्चर की? सबसे पहले थी एनआई अप्रोच, दूसरा क्या था? एनओआई अप्रोच, तीसरा क्या था? ट्रेडिशनल अप्रोच, चौथा क्या था? एमएम अप्रोच। ठीक है, तो ये 4 अप्रोचेस थे। एनआई मतलब नेट इनकम अप्रोच, एनओआई मतलब नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, टीए मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच एंड एमएम मतलब मॉडिग्लिनी और मिलर अप्रोच। ठीक है, तो ये 4 अप्रोचेस थे। इस क्वेश्चन में केवल आपको एनआई अप्रोच किसने दिया है ये पूछा गया है, बट मैं आपको चारों ही अप्रोचेस किसने दिए हैं ये मैं आपको बता देती हूँ, ताकि एग्जाम में जिस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाए यू कैन आंसर। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है एनआई पूछे, क्या पता एग्जाम में एनओआई अप्रोच पूछ ले। ठीक है, तो बता देती हूँ, ये जो एनआई अप्रोच है, एनआई अप्रोच दिया है डी ड्यूरेंट ने। ठीक है, एनआई अप्रोच दिया है डी ड्यूरेंट ने। ठीक है, एनओआई अप्रोच किसने दिया है? एनओआई अप्रोच भी इसी ने दिया है, डी ड्यूरेंट ने। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच किसने दिया है? ट्रेडिशनल अप्रोच दिया है इजिटा सोलोमन ने। ये जो दिया है ना यहाँ पे इजिटा सोलोमन ने, इसने दिया है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच दिया है इस्टा, जिसको लिखा है ई सोलोमन ने एंड फ्रेड वेस्टॉन, दोनों ने मिलकर इसे ट्रेडिशनल अप्रोच दिया है। और ये जो एमएम अप्रोच है, ये नाम से ही समझ में आ रहा है, ये मॉडिग्लियानी एंड मिलर दोनों ने मिलकर दिया है। ठीक है, तो समझ में आ गया। एनआई और एनओआई डी ड्यूरेंट ने, ये ई सोलोमन ने एंड ये जो है मॉडिग्लानी एंड मिलर ने दिया है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है एनआई अप्रोच, तो अब मेरे ख्याल से यू कैन आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द जेनेसिस ऑफ फाइनेंशियल रिस्क lies in capital budgeting decision, financial capital structure decision, dividend decision, liquidity decision. This is the question कि genesis of financial risk is, genesis मतलब होता है origin, ठीक है, origin beginning, शुरुआत कहाँ से हुई। ये जो फाइनेंशियल रिस्क है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, दिस इज द क्वेश्चन कि ये जो फाइनेंशियल रिस्क है इसका जेनेसिस क्या है, इसकी शुरुआत, इसकी बिगनिंग कहाँ से होती है। ठीक है,
कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड या लिक्विडिटी किस डिसीजन से होती है? ठीक है, तो मैं पहले आपको फाइनेंशियल रिस्क बता देती हूँ, तो आप खुद ही आंसर कर लेंगे। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? ये वो टाइप का रिस्क है विच इज एसोसिएटेड विद फाइनेंसिंग। ये वो रिस्क है जो फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, यानी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑपरेशन को फाइनेंस करने के लिए कहाँ से फंड अरेंज करती है, सोर्सेज ऑफ फंड क्या होते हैं, इक्विटी से करती है कि डेब्ट से करती है, कितना इक्विटी से करती है, कितना डेब्ट से करती है। ठीक है, इससे जो रिलेटेड रिस्क होता है दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क। तो बताइए, अब मेरे ख्याल से आप आंसर कर सकते हैं, ये इन चारों में से कौन सा डिसीजन होता है? ये होता है, अभी बताया था, ये होता है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। ये कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन होता है ना। देखिए, कैपिटल बजटिंग तो होगा नहीं। कैपिटल बजटिंग मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि हम कहाँ किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें, तो ये तो होगा नहीं। डिविडेंड डिसीजन यानी प्रॉफिट का कितना पोर्शन डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर को दें। ठीक है, ये होता है डिविडेंड डिसीजन में, ये भी नहीं है। लिक्विडिटी डिसीजन यानी एसेट का कितना पोर्शन लिक्विड एसेट में रखें। ठीक है, तो ये भी नहीं है। तो आंसर क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। इसमें हम डिसाइड करते हैं कि कितना डेब्ट रखे, कितना इक्विटी रखे इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच। जो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है, ये टर्म जो यूज हुआ है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है? ये वो लेवल है ईबीआईटी का जिसपे ईपीएस ग्रेटर देन 0 होता है, लेस देन 0 होता है, इक्वल्स टू 0 होता है या ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये चार ऑप्शन आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में मैं पहले आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, तो आप खुद ही आंसर कर लेंगे। अच्छा, हमने ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ा था, याद है आपको? सीवीपी एनालिसिस की मेरी एक वीडियो है जिसमें हमने पढ़ा है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है, पहले मैं ब्रेक इवन पॉइंट बता रही हूँ। तो ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है एट विच द रेवेन्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वल्स टू एक्सपेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का जो रेवेन्यू है वो ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंस के बराबर होता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन में नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को न प्रॉफिट होता है न लॉस होता है, तो उसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट की बात हो रही है, यहाँ पर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट की बात हो रही है। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है एट विच, ध्यान से सुनिएगा, वहां पे दो कंडीशन होती है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है एट विच EBIT ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू, पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है EBIT ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ फर्म। ठीक है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पे पहली कंडीशन तो ये होती है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ फर्म के बराबर होता है। ठीक है, जो अर्निंग है वो कॉस्ट के बराबर होती है, पहली कंडीशन ये होती है। और दूसरी कंडीशन क्या होता है? एट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ईपीएस इज इक्वल्स टू 0। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। ठीक है, तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पे ये दो कंडीशन होती है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल्स टू फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ फर्म एंड ईपीएस इक्वल्स टू 0। तो मेरे ख्याल से अब आप आंसर कर सकते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, कि फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट लेवल ऑफ EBIT एट विच अर्निंग पर शेयर इज 0। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरे चैनल पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सारे ही सब्जेक्ट की सीक्वेंस में लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है, जिसे मैंने बहुत डिटेल में विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल पढ़ाया है। तो इन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए, इन वीडियोस की मदद से पढ़िए और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करिए, और एक बार मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी बेल प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो मेरे आने वाले वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। राइट, तो चलिए फिर हम अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट विच आर सिलेक्टेड फॉर कंपैरिजन मस्ट हैव। जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट होते हैं उसमें प्रोजेक्ट जिसको सिलेक्ट किया जाता है कंपैरिजन के लिए, उसका पॉजिटिव एनपीवी होता है, नेगेटिव होता है, कि जीरो एनपीवी होता है, कि नन ऑफ द अबव। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम, ये क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक का है बताइए? तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कैपिटल बजटिंग। ये जो क्वेश्चन है ये किस टॉपिक से है? कैपिटल बजटिंग से है, जिसको हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहते हैं।
कंपनी के सामने एक प्रॉब्लम आती है ना कि किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो जब हमने कैपिटल बजटिंग आपने पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, बहुत सारी टेक्निक पढ़ी थी ना, एनपीवी मेथड, आईआरआर मेथड, पीआई मेथड, पेबैक पीरियड मेथड, एआरआर मेथड, बहुत सारे मेथड पढ़े थे, ठीक है। तो वहां पर आपने एनपीवी मेथड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, उसके बारे में सबसे पहला इवन एनपीवी मेथड ही है। एनपीवी मेथड के बारे में जब पढ़ा होगा, तो इसका जो डिसीजन रूल है वो क्या है कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाता है व्हेन द एनपीवी इज ग्रेटर देन 0। जो प्रोजेक्ट है उसको एक्सेप्ट किया जाता है व्हेन एनपीवी इज ग्रेटर देन 0, और जो प्रोजेक्ट है उसे रिजेक्ट किया जाता है व्हेन एनपीवी इज लेस देन 0, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट है उसको एक्सेप्ट कर भी सकते हैं, और फिर वहां पे दूसरी टेक्निक से इवेलुएट किया जाता है जब एनपीवी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एनपीवी जो रूल है, एनपीवी जो टेक्निक है, इसमें ये 3 कंडीशन अकर करती है, ये 3 कंडीशन हो सकती है। तो इन 3 कंडीशन में ये डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आप आंसर कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं कंपैरिजन के लिए व्हेन एनपीवी इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसी कंडीशन में प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाता है। सेकंड कंडीशन में प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया जाता है, और इस कंडीशन में प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया भी जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए कौन सा आंसर सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, पॉजिटिव एनपीवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सिंगल प्रोजेक्ट सिचुएशन, सिंगल प्रोजेक्ट सिचुएशन में रिजल्ट ऑफ आईआरआर एंड एनपीवी लीड टू। जो सिंगल प्रोजेक्ट सिचुएशन होती है उसमें जो आईआरआर और एनपीवी, जो दो मेथड्स हैं, मैंने बताया था ना अभी, आईआरआर और एनपीवी दो मेथड हैं। तो सिंगल प्रोजेक्ट सिचुएशन में दोनों मेथड जो होते हैं, इनका जो रिजल्ट होता है दैट लीड टू कैश फ्लो डिसीजन, कॉस्ट डिसीजन, सेम डिसीजन, डिफरेंट डिसीजन। क्या होता है आपको बताना है। तो जब आपने एनपीवी और ये आईआरआर मेथड पढ़ा होगा, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, जो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट होते हैं वहां पर आईआरआर और एनपीवी मेथड, ये जो दोनों मेथड हैं, बोथ मेथड गिव द सेम रिजल्ट, ठीक है। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट के केस में आईआरआर और एनपीवी मेथड, बोथ मेथड गिव द सेम रिजल्ट इफ द कंपनी हैज नो शॉर्टेज ऑफ फंड। अगर कंपनी में कोई भी शॉर्टेज ऑफ फंड नहीं है, तो आईआरआर मेथड और एनपीवी मेथड से जो रिजल्ट आता है दैट इज सेम, वो सेम आता है। तो अब मेरे ख्याल से आप आंसर कर सकते हैं यहाँ पे कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। डिस्काउंट रेट which force NPV to become zero is classified as, यानी वो डिस्काउंट रेट जो फोर्स करता है एनपीवी को जीरो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे। उसको हम कहेंगे पॉजिटिव रेट ऑफ रिटर्न, नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न, एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो वो डिस्काउंट रेट जिसपे एनपीवी जीरो हो उसे क्या कहेंगे। तो दिस इज द क्वेश्चन। तो जब आपने कैपिटल बजटिंग पढ़ा होगा, तो वहां पर एनपीवी एंड आईआरआर मेथड जब पढ़ा होगा, तो उसके बीच में रिलेशन भी दिया गया है कि एनपीवी और आईआरआर मेथड के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो वहां पे 3 केसेस होते हैं। एनपीवी और आईआरआर मेथड जो है, जो कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स हैं, उनके बीच में अगर हम रिलेशन की बात करें तो 3 कह लीजिए केसेस बनते हैं। पहला, मैं आपको तीनों केसेस डिस्कस कर रही हूँ, यहाँ पे एक केस की बात हो रही है। तो पहला केस क्या बनता है। पहला केस है इफ डिस्काउंट रेट इज लेस देन आईआरआर। पहला केस है इफ डिस्काउंट रेट इज लेस देन आईआरआर। अगर डिस्काउंट रेट कम होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से, तो प्रोजेक्ट का जो एनपीवी होता है वो क्या होता है, वो होता है पॉजिटिव, ठीक। ये केस 1 हो। दूसरा केस क्या है, व्हेन द डिस्काउंट रेट इज इक्वल्स टू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। जब डिस्काउंट रेट और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बराबर होता है, तो प्रोजेक्ट का जो एनपीवी है वो क्या होता है, प्रोजेक्ट का एनपीवी होता है 0, ठीक। तीसरा केस क्या है, जब डिस्काउंट रेट इज ग्रेटर देन आईआरआर। जब डिस्काउंट रेट आईआरआर से ज्यादा होता है, तो उस केस में क्या होता है, प्रोजेक्ट हैज
निगेटिव एनपीवी। ये जो प्रोजेक्ट है उसका निगेटिव एनपीवी होता है, ठीक है। तो ये 3 केसेस बनते हैं एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एनपीवी एंड आईआरआर मेथड के बीच में यही रिलेशन है। यहाँ पे कौन सा केस है, यहाँ पे केस 2 है। पूछ रहा है कि डिस्काउंट रेट जिसपे एनपीवी 0 हो उस डिस्काउंट रेट को क्या कहेंगे, तो उस डिस्काउंट रेट को देखिए क्या कहा गया, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है अ पॉइंट वेयर प्रोफाइल ऑफ एनपीवी, वो पॉइंट जहां पे प्रोफाइल ऑफ एनपीवी क्रॉस द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एट प्लॉटेड ग्राफ, यानी अगर आपने एक ग्राफ प्लॉट किया है तो प्रोफाइल ऑफ एनपीवी जिस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कट करे उस पॉइंट को क्या कहेंगे, ठीक है। वेज माय पेन, हाँ, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, उसको हम कॉस्ट कहेंगे, कैश फ्लो कहेंगे, आईआरआर कहेंगे या एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न कहेंगे, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, यानी वो पॉइंट जहां पे प्रोफाइल ऑफ एनपीवी क्रॉस करे हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, ठीक है। तो आपने प्रोफाइल ऑफ एनपीवी, जब आपने कैपिटल बजटिंग पढ़ा होगा तो प्रोफाइल ऑफ एनपीवी का ग्राफ देखा होगा। तो प्रोफाइल ऑफ एनपीवी का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर जो एक्स एक्सिस होती है, ठीक है, ये दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। यहाँ पे हम 0 को प्लॉट करते हैं, नीचे के फिगर निगेटिव होते हैं, ऊपर के फिगर पॉजिटिव होते हैं। एक्स एक्सिस पे हम क्या ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस पे हम डिस्काउंट रेट को प्लॉट करते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करते हैं, एनपीवी, वाई एक्सिस पे हम एनपीवी को प्लॉट करते हैं, ठीक है। और जब एनपीवी प्रोफाइल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया डिस्काउंट रेट, वाई एक्सिस पे प्लॉट किया एनपीवी, और जब एनपीवी प्रोफाइल को प्लॉट किया तो जिस पॉइंट पे ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कट करता है ना, उस पॉइंट को कहते हैं आईआरआर। ये आपने पढ़ा होगा जब आपने कैपिटल बजटिंग पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है वो पॉइंट जिसपे प्रोफाइल ऑफ एनपीवी कट करता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, तो इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आईआरआर। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पे बैक पीरियड। Payback period in which the expected cash flow are discounted with the help of project cost of capital is classified as। तो क्वेश्चन क्या है कि पे बैक पीरियड, ठीक है, वो पे बैक पीरियड जिसमें एक्सपेक्टेड कैश फ्लो को डिस्काउंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें एक्सपेक्टेड कैश फ्लो को डिस्काउंट किया जाता है, प्रोजेक्टेड डिस्काउंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंट किया जाता है। तो ऐसे पे बैक पीरियड को क्या कहा जाएगा, इसको डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कहा जाएगा, या डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न कहा जाएगा, या डिस्काउंटेड कैश फ्लो, या डिस्काउंटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, इन चारों में से क्या कहा जाएगा उस पे बैक पीरियड को जिसे डिस्काउंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो जब आपने कैपिटल बजटिंग पढ़ा था तो वहां पर आपने टेक्निक्स पढ़ी थी, मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिटेल में डिस्कस किया है। तो वहां पे आपने टेक्निक्स पढ़ी थी कैपिटल बजटिंग की। तो ये जो टेक्निक थी इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, एक थी डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक और एक थी नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। याद आ रहा है, 2 टाइप की टेक्निक थी। डिस्काउंटेड में 4 मेथड आते थे, डिस्काउंटेड में 4 मेथड आते थे, कौन कौन से, एनपीवी मेथड, आईआरआर मेथड, पीआई मेथड यानी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड ये था। नॉन डिस्काउंटेड में 2 मेथड आते थे, एक था पे बैक पीरियड मेथड और एक था एआरआर मेथड, ये 2 मेथड आते थे, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सॉल्यूशन अभी यहीं से निकलेगा। तो ये जो पे बैक पीरियड मेथड था, ये वाला पे बैक पीरियड मेथड था, इस मेथड में प्रॉब्लम थी। इस मेथड में दिस मेथड वाज अ ट्रेडिशनल मेथड, ये जो पे बैक पीरियड मेथड था ये एक ट्रेडिशनल मेथड था जिससे हम इन्वेस्टमेंट का जो प्रपोजल है उसे इवेलुएट करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन थी, इट डज नॉट डिस्काउंट द कैश फ्लो। ये जो पे बैक पीरियड मेथड था, ये जो क्वेश्चन में जिसकी बात हो रही है, ये जो पे बैक पीरियड मेथड था इसकी एक लिमिटेशन थी कि ये नहीं डिस्काउंट करता था कैश फ्लो को, ठीक है। फॉर कैलकुलेटिंग द पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए कैश फ्लो को नहीं डिस्काउंट करता था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को नहीं कंसीडर करता था, ठीक है। तो इस लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए फिर नया मेथड आया, ये वाला
डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड। तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड में क्या किया गया कि जो कैश फ्लो है उसे डिस्काउंट किया गया। ठीक है, तो इसे क्या कहा गया, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड। तो अब मेरे ख्याल से आप आंसर बता सकते हैं, बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वो पे बैक पीरियड जिसमें एक्सपेक्टेड कैश फ्लो को डिस्काउंट किया जाता है उसे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स फोरकास्टेड टू रिकवर एन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इज क्लासिफाइड एज। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ ईयर जो हम फोकास्ट करते हैं जिस ड्यूरेशन में हम ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर लें। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी इनिशियल ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट किया है उसे रिकवर करने में जितने साल लगते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको पे बैक पीरियड कहा जाता है, फोकास्टेड पीरियड कहा जाता है, ओरिजिनल पीरियड कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट पीरियड कहा जाता है। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में ही अभी मैंने पे बैक पीरियड के बारे में डिस्कस किया है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे पे बैक पीरियड कहा जाता है। ठीक है, कितने साल में ऑर्गेनाइजेशन अपने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर लेती है। ठीक है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर लेती है, इसको कहा जाता है पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड इज द नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड, यानी कितने साल ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए अपने ओरिजिनल कैश आउटले को रिकवर करने में, उसको कहा जाता है पे बैक पीरियड। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन जनरेट करती है कांस्टेंट एनुअल इनफ्लो, जो कैश इनफ्लो है वो अगर कांस्टेंट है तो पे बैक पीरियड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला भी बता देती हूँ। पे बैक पीरियड जो होता है, पे बैक पीरियड इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ने इनिशियली कितना इन्वेस्टमेंट किया है, डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो, यानी हर साल ऑर्गेनाइजेशन में कितने का इनफ्लो हो रहा है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा पे बैक पीरियड। जैसे एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे सपोज करिए ऑर्गेनाइजेशन ने, एग्जांपल है केवल ये, ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक प्रोजेक्ट है उसमें 50,000 रुपए इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है और हर साल ऑर्गेनाइजेशन का जो एनुअल कैश इनफ्लो, हर साल ऑर्गेनाइजेशन को 10,000 रुपए इनफ्लो होता है, आता है 10,000 रुपए। तो कितने साल में ऑर्गेनाइजेशन अपना पूरा पैसा रिकवर कर लेगी, तो इसको डिवाइड कर लीजिए, आ जाएगा 5 ईयर, यानी 5 साल में ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था उसे वो रिकवर कर लेगी। तो 5 ईयर क्या है, पे बैक पीरियड। तो इस तरीके से निकाला जाता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। इन अ प्रॉपर कैपिटल बजटिंग एनालिसिस वी इवैल्यूएट इंक्रीमेंटल, एक प्रॉपर कैपिटल बजटिंग एनालिसिस में हम क्या इवैल्यूएट करते हैं, इंक्रीमेंटल एनुअल, इंक्रीमेंटल अकाउंटिंग इनकम, कैश फ्लो, अर्निंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम कैपिटल बजटिंग, ये भी कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है। तो जो कैपिटल बजटिंग एनालिसिस किया जाता है वहां पर वी एनालाइज इंक्रीमेंटल कैश फ्लो, हम वहां पे इंक्रीमेंटल कैश फ्लो को एनालाइज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो मतलब क्या है, कैश फ्लो दैट अ कंपनी एक्वायर्स व्हेन इट टेक्स ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। इंक्रीमेंटल कैश फ्लो मतलब होता है वो कैश फ्लो जो कंपनी एक्वायर करेगी, वो कैश फ्लो जो कंपनी को होगा जब कंपनी नए प्रोजेक्ट को मतलब जब कंपनी नए प्रोजेक्ट को लेती है, कंपनी जब नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करती है तो कितना कैश फ्लो आता है, तो उसको कहा जाता है इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। और अगर कंपनी का पॉजिटिव इंक्रीमेंटल कैश फ्लो आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि कंपनी का कैश फ्लो आगे चल के इंक्रीज होगा जब कंपनी उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन में हम क्या एनालाइज करते हैं, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो एनालाइज किया जाता है। ठीक है, कोई अकाउंटिंग इनकम, अर्निंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये सब नहीं किया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। द टर्म म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट मींस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, ये भी कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसका मतलब क्या होता है। तो चार ऑप्शन दिए हैं। चूज ओनली द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, सिलेक्शन ऑफ वन इन्वेस्टमेंट प्रिक्लूड द सिलेक्शन ऑफ एन ऑल्टरनेटिव, ए लाइट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी विल गिव चूजन, देयर आर नो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो टर्म म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट मींस सिलेक्शन ऑफ वन इन्वेस्टमेंट स्टॉप्स द सिलेक्शन ऑफ एन ऑल्टरनेटिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि अगर आपने एक इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट कर लिया, इसका मतलब अब दूसरा जो ऑल्टरनेटिव है वो
अब आप नहीं सिलेक्ट कर सकते, वो स्टॉप हो गया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे बेस्ट इन्वेस्टमेंट चूज करना या इलाइट इन्वेस्टमेंट चूज करना, ये सब नहीं होता। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट किया, तो यानी अब दूसरा जो ऑल्टरनेटिव है वो नहीं, वो स्टॉप हो गया है। तो बताइए यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो फिर चलिए, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ये आज के लेक्चर का हमारा आखिरी क्वेश्चन था, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और मेरे वीडियोस को जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।